guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about class 10th के अंदर chapter 17. ये वीडियो थोड़े पार्ट्स में होने वाली है क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड मैं इन डिटेल समझाना चाहती हूँ. सो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. आज की ये वीडियो जो है ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम पोवर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. थोड़ा बहुत हम पोवर्टी का इंट्रोडक्शन लेंगे, पोवर्टी होता क्या है, उसके अंदर मतलब दो मेन टाइप्स के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट पोवर्टी, एक रिलेटिव पोवर्टी, फिर बिलो पोवर्टी लाइन क्या होता है, एंड ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. देखो, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस मैनी सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम. हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं. कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक होता रहता है, कभी वॉर हो गया, भगवान न करे कभी हो लेकिन हो सकता है. स्टारवेशन यानी भूखमरी, जब खाना नहीं मिलता, एकदम सूखा अकाल सा पड़ जाता है, उसको स्टारवेशन बोलते हैं, भूखमरी बोलते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हम इस चैप्टर में भी देखेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा. लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी नहीं मिल रहा, और कुछ लोग क्या है पढ़े लिखे नहीं है और उनको जॉब नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो वो घर पे बैठे रहते हैं. फिर क्या है, पोवर्टी है यानी गरीबी. ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार जिसको हम बोलते हैं. ब्लैक मनी मतलब पब्लिक से गलत काम करके या फिर चोरी वोरी करके या फिर कुछ इलीगल काम करके जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी. प्राइस राइज, दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन यानी महंगवारी जिसको हम बोलते हैं, या महंगाई जिसको हम बोलते हैं. एंड जो हम सब लोग अवेयर हैं, फर्स्ट कौन सा लिखा है, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, विच इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री. अमोंग विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब ये सारी पॉपुलेशन जो हमने देखी वो सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर कैटेगराइज होती है. नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी इकोनॉमी को, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको अफेक्ट करती हुई प्रॉब्लम्स, उसके अंदर कौन कौन सी आती है. तो फर्स्ट इज पोवर्टी, सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट, देन है इन्फ्लेशन या प्राइस राइज, और पॉपुलेशन इंक्रीज. ये सारी कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारी इकोनॉमिक को, हमारे रिसोर्सेज को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि वी ऑल नो हमारे जो रिसोर्सेज हैं नेशन में, रिसोर्सेज मतलब जितनी भी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे अर्थ पे, वो क्या है, लिमिटेड है, और हमारी वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट पोवर्टी. पोवर्टी होता क्या है, तो पोवर्टी मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें लोग जो हैं अपनी बेसिक नेसेसिटी की, बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते. जैसे रोटी कपड़ा मकान, खाना उनको मिलता नहीं है, सैर भरा खाना यानी कि एक दिन का खाना भी नहीं मिलता, वो अच्छे ढंग के कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं, उनको एजुकेशन भी नहीं मिलता, और हेल्थ यानी उनकी जो तबीयत होती है, मेडिकल सर्विसेज भी उनको बहुत खराब मिलती है, उनके पास पैसे नहीं होते कहीं खर्च करने के लिए. तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पोवर्टी बोलते हैं. एंड हम सबको मालूम ही है कि पोवर्टी एक्चुअली होता क्या है. अब हम टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है हम वो देखते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड, यानी कि उनको क्या है, उनको डिप्राइव्ड मतलब उनकी ये चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, वो वंचित रह जाते हैं इन सारी बेसिक चीज़ों को सेटिस्फाई करने से. वो क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं. डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग देयर बेसिक एंड असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथ्स, शेल्टर. शेल्टर मतलब मकान या फिर छत जिसके नीचे वो लोग रह सके आराम से. एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज. वी ऑल नो रोटी कपड़ा मकान क्या है, हमारी एसेंशियल चीज़ है, और आजकल के ज़माने में तो एजुकेशन भी क्या हो गया है, बेसिक नेसेसिटी के अंदर काउंट होता है. सच अ सिचुएशन इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव पोवर्टी. इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं comprehensive poverty, and people living in such a condition in the society are called poor. इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोवर्टी, और इस टाइप की कंडीशन, इस टाइप की सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको हम बोलते हैं पुअर पीपल. ठीक है, अब हम देखते हैं बीपीएल क्या होता है. हमने बहुत बार दुकानों पे सुना भी है कि राशन, पानी, ये सब क्या है, कम दामों पे मिलते हैं, सस्ते दामों पे मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीपीएल कार्ड. राशन कार्ड उनका अलग बनता है. ठीक है, तो बिलो
पोवर्टी लाइन, यानी कि ऐसे लोग जो पोवर्टी लाइन के भी नीचे हैं, यानी इतना कम उनकी जरूरियात जो पूरी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि 2 वक्त का वो खाना भी नहीं खा पाते, वो एकदम शैबी स्लम एरिया में रहते हैं। पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, BPL। पोवर्टी इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये MCQ पे पूछ सकते हैं कि ये पोवर्टी जो होती है वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट होता है, क्या मुझे खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं, तो खाने की ये क्या है, क्वालिटी है। कपड़ा मैं ढंग का पहन रहा हूँ कि नहीं, तो ये क्या है, क्वालिटी कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट नहीं है, क्वालिटी चेक करते हैं हम इसमें, ठीक है। इन इंडिया पोवर्टी इज व्यूड एज लोएस्ट लेवल ऑफ द लाइफ। इंडिया के अंदर पोवर्टी बहुत ज्यादा है और इसको लोएस्ट लेवल पे हम व्यू करते हैं, देखते हैं। कॉमन फीचर्स, अब अगर हम देखें हम आसपास अपने, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लोग BPL में आते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो उसके यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं, हमें बहुत सारे रीजन हैं, हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं एंड देन समझेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि ये इंसान BPL में आता है या नहीं आता। तो फर्स्ट क्या लिखा है, पर्सन हु इज नॉट एबल, जो नहीं सक्षम है 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकता वो, यानी कि उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। अगर खाना मिला तो एक दिन में एक बार मिला या फिर 2 दिन में एक बार मिला, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर में दिख ही रहा है, ये औरत क्या कर रही है, खाना बना रही है, लेकिन आप जगह तो देखो एकदम रोड जैसी जगह दिख रही है, ना कोई घर है ना कुछ रहने वहने की जगह है। कपड़े भी आप देख सकते हो कैसे हैं, यहाँ पे वो चूल्हा जलाई हुई है, तो क्या है, मतलब उसके पास कोई यूटेंसिल्स भी नहीं है, क्लोथ्स भी ढंग के नहीं है, और ये पिक्चर हमें यहाँ दिखाई गई है बेसिकली। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेसेस, यानी कि उनको रहने का अच्छा खासा मकान भी नहीं मिलता है। ड्वेलिंग यानी कि रहने की कोई ढंग की जगह भी नहीं है। दे फोर्स टू लिव इन शैबी और स्लम एरियाज, यानी स्लम मतलब ऐसे ही एरिया जिसमें उनके जैसे ही लोग रहते हैं, खराब एकदम, जैसे पतरे के मकान हैं, ऊपर छत नहीं है या फिर दीवार में से पानी चू रहा है, इस ऐसे ऐसे टाइप की खराब जगह पे उनको रहना पड़ता है। देयर इनकम इज लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम, जो हमारे कंट्री की एक्सपेक्टेड इनकम होती है उससे भी कम जिन लोगों की इनकम आती है, उन टाइप के लोगों को हम BPL कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे टाइप के लोग जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ स्पैन जो है वो एवरेज पीपल के लाइफ स्पैन से कम है, यानी हम लोग जैसे इंडिया में लेट सपोज 70 साल तक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि 70 साल ज्यादातर लोग जीते हैं। तो वो लोग जो BPL में आते हैं वो क्या है, 50 साल तक ही जी रहे हैं या फिर 40 साल तक ही जी रहे हैं, तो एवरेज इंसान से वो लोग कम जीते हैं बेसिकली। जनरली दे आर इलिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादातर केसेस में। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज, ज्यादातर जो लोग BPL में आते हैं वो बहुत से डिसीज के शिकार होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है, वो अच्छा खासा खाना नहीं खा पाते। जो फ्रूट्स होते हैं, अच्छे वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अच्छा अच्छा खाना वो लोग नहीं खा पाते, इसकी वजह से उनको बीमारियां भी बहुत होती हैं। Children who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study, बहुत से हमने मूवीज में एंड शॉर्ट फिल्म्स में भी देखा होगा कि इस टाइप के घर में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए, गुजारा करने के लिए नौकरी या कुछ पार्ट टाइम करना होता है। जैसे कि अगर आपने फिल्म्स देखी हो या फिर शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब पे भी इनफैक्ट अवेलेबल है, मैंने भी एक रिसेंटली एक देखी थी, उसमें क्या दिखाया था, जो एक छोटा सा लड़का था वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए क्या करता था, ट्रेन में, बॉम्बे की ये कहानी थी, वो ट्रेन में जाके क्या करता था, पेपर बेचा करता था, पेपर्स, स्टोरी बुक्स, वो ट्रेन में जाके बेचा करता था। तो ये क्या है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली एज से उठाने के लिए उनको ऐसा सब भी झेलना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि इन सब कारणों की वजह से क्या खुद भी नहीं पढ़ पाते, तो आगे जाके उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डेथ रेट भी इन टाइप के लोगों में बहुत हाई होता है, क्यों, क्योंकि इनमें माल न्यूट्रिशन होता है, उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, तो माल न्यूट्रिशियस हो जाते हैं लोग। इनमें इनके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है, फिर विटामिन की कमी होती है, स्टार्च की कमी होती है, फैट नहीं होता, एकदम पतले सूखटी से होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन,
गवर्नमेंट ने भी बहुत से कामकाज करे हैं। कौन कौन से गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए वो यहाँ पे नीचे बताए गए हैं हमें, तो देख लेते हैं हम। इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस इन सिटीज। इस टाइप के लोग जो कि बीपीएल में आते हैं वो सिटीज में बहुत कम होंगे एज कम्पेयर टू विलेजेस। विलेजेस या फिर टाउन में, छोटे छोटे गांव में बीपीएल वाले लोग यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग ज्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू सिटीज, क्योंकि ऑब्वियसली सिटीज में जो लोग रह रहे हैं वो नौकरी कर पा रहे होंगे, उनको अच्छा खाना मिल रहा होगा, तभी वो लोग सिटीज में रह रहे हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, राइट। सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिली। इस टाइप के पीपल या इस टाइप की फैमिली जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है उनको हम क्या बोलते हैं, अंत्योदय फैमिली। ये जो वर्ड लिखा है वो आप याद रखना फॉर एमसीक्यू या फिलअप्स। देन क्या लिखा है, आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिली, जब गवर्नमेंट ढूंढ लेती है कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं, तब वो क्या करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है बेसिक नेसेसिटी आइटम्स का, बेसिक यूटिलिटीज का। जैसे कि राशन कार्ड उनका अलग बनता है, उसके अंदर वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए फेयर प्राइस शॉप रखी जाती है। फेयर प्राइस शॉप्स मतलब कैसी शॉप, जो कि राइस, वीट, शुगर, ऑयल, बिस्किट्स या फिर जो भी नेसेसिटी की चीजें हैं वो सस्ते दामों में बेचती हैं, जो कि हमने हमारी पहले भी पढ़ाई में सुना होगा या फिर जनरल लाइफ में भी हमने सुना होगा। तो कौन कौन सी चीजें सस्ते दामों में बिकती हैं फेयर प्राइस शॉप्स पे, ये भी आप याद रखना, जैसे कि राइस, वीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट या केरोसिन जैसी चीजें। और भी बहुत चीजें होती हैं, यहाँ पे कुछ कुछ आइटम्स के नाम दिए थे। ऑफ सच फैमिलीज इट इज ट्राइड टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। ये सब क्यों करा जाता है, जिससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो पाए पहले से, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी, जो पोवर्टी का कंसेप्ट है जो हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं वो किसने फाइंड करा था, तो वो डायरेक्टर WHO के जो डायरेक्टर थे जॉन बियॉर्ड, और यहाँ पे जॉन लिखना रह गया था इसलिए मैंने लिख दिया जॉन बियॉर्ड, और फॉर कैलकुलेटिंग पोवर्टी लाइन सर्टेन फैक्टर आर कंसिडर्ड विच इंक्लूड्स। तो किन्होंने ये कंसेप्ट फाइंड करा था पोवर्टी का, तो WHO के जो डायरेक्टर थे, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये फाइंड करा था पोवर्टी का कंसेप्ट, जिसके अंदर उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं। तो मतलब कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं पोवर्टी के अंदर, तो सबसे पहला उन्होंने बताया एक्सपेंडिचर ऑन फूड, मतलब कितना हम खर्चा कर रहे हैं खाने के ऊपर। क्लोथिंग, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं। एकोमोडेशन, यानी कि हम किस जगह पे किस हालत में रह रहे हैं, एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह। एजुकेशन, हम कितने पढ़े लिखे हैं। हेल्थ केयर, कैसी टाइप की हमारी हेल्थ है, क्या हम साफ पानी पी रहे हैं या फिर गंदा ड्रिंकिंग वाटर है हमारा। फिर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज नहीं अवेलेबल है उस टाइप के एरिया में। सैनिटेशन फैसिलिटी, यानी कि साफ सुथरी जगह है या फिर खराब जगह है बिना सैनिटाइज हुई, यानी फिर मतलब कैसी जगह जिसमें मक्खियां मंडरा रही हों, एकदम स्लमिश टाइप एरिया जो हो। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं नहीं जा सकते। एंड इनकम एज वेल, ये सारी चीजें, एंड इनफैक्ट कैलोरी, उस पर्सन की कैलोरी कितनी है, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिक्स करी जाती है विच इज नोन एज पोवर्टी लाइन। ये पोवर्टी लाइन की क्या थी, डेफिनेशन थी। इन शॉर्ट पोवर्टी लाइन होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो हमें यहाँ बताया था। और एक और नोट यहाँ पे लिखा है, क्या यहाँ पे ये लिखा है कि पोवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेज। यानी ये जो हमने ऊपर ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन देखी इस पैराग्राफ में, वो हो सकता है टाइम के अनुसार चेंज होती जाए, या फिर लोकेशन या फिर कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेज इन फ्यूचर आए तो हो सकता है ये डेफिनेशन चेंज हो जाए, जो कि जॉन बियॉन्ड और ने दी थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे दो वेज हैं जिसमें हम पोवर्टी मेजर कर सकते हैं, यानी कि पोवर्टी जो है, पोवर्टी लाइन जो है वो किन दो भागों में डिवाइड है बेसिकली। तो सबसे पहला क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विसेज बाय फैमिली, यानी कि एक पर्टिकुलर फैमिली जो है वो कितना खर्चा कर रही है एक चीज या फिर कोई सर्विसेज
खरीदने के ऊपर। जैसे कि मैंने नाई के पास जाके बाल कटवाए या फिर मैंने राशन पानी लिया, तो ऐसी एक पूरी फैमिली की बात कर रहा है, एक पर्सन नहीं, एक जो फैमिली है वो कितना खर्चा कर रही है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक पहला भाग है। दूसरा भाग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम, कि उस फैमिली की कितनी आवक है, टोटल इनकम कितनी है फैमिली की। और फैमिली से इनका मतलब है कि 5 मेंबर होने चाहिए वो फैमिली के अंदर, तब वो फैमिली कहलाएगी। फैमिली मीन्स मिनिमम 5 मेंबर्स, 5 मेंबर तो होने ही चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इधर। कौन कौन से 2 वे थे, सबसे पहले हमने देखा कि खर्चे के ऊपर एक्सपेंडिचर, और सेकंड था इनकम। एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा कि वो पर्टिकुलर फैमिली, 5 मेंबर की जो फैमिली होगी वो कितना खर्चा कर रही है कॉमोडिटीज यानी कि गुड्स और सर्विसेज पे। सर्विसेज में क्या आ सकता है, जैसे कि हम सर्विसेज कौन सी होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो क्या है, सर्विस है। गुड्स या कॉमोडिटी मतलब बाजार से मैं दूध ले आई या फिर कुछ ग्रोसरीज ले ली, मैंने वेजिटेबल्स ले लिया, तो कमोडिटीज और गुड्स कहलाते हैं, ठीक है बेसिकली। सेकंड क्या लिखा है, इनकम। टोटल इनकम कितनी है वो पर्टिकुलर फैमिली की, यानी 5 मेंबर्स फैमिली में होने चाहिए अगर उसको फैमिली हमें कहलाना है तो ये हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्या लिखा है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, इसकी वजह से 2 यहाँ पे कंसेप्ट दिए हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब ऐसे लोग जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी नहीं खरीद सकते हैं, जैसे फूड, ग्रेन्स, पल्सेस, दालें हो गई, चावल हो गया, अनाज हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, इस टाइप के लोग हो एब्सोल्यूट पुअर बोलते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे गरीब हैं जो कि बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी नहीं खरीद सकते। रिलेटिव पुअर क्या हो गया, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। ये एक की पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है ना, वर्ड कंपैरिजन, ये इस कंसेप्ट का की पॉइंट है। इसी पे ये कंसेप्ट बेस है, यानी कि कंपैरिजन करना, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कितना पुअर है। जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में पुअर हो, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी वजह से वो पुअर आ रहा है। जैसे लेट सपोज बिल गेट्स है एक तरफ और एक तरफ है मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी की इनकम 1 करोड़ है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। मुकेश अंबानी की इनकम है लेट सपोज 1 करोड़ और बिल गेट्स की है 100 करोड़। तो मुकेश अंबानी बिल गेट्स से 99 करोड़ क्या हुए, रिलेटिवली पुअर हुए। तो ये मैंने क्या करा, कंपैरिजन करा। अगर हम अपने आप को उधर रखेंगे तो हमारा तो कोई नंबर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा पुअर हैं उन लोगों से, राइट। तो ये क्या है, रिलेटिव पुअर है। असली में जरूरी नहीं है कि वो लोग पुअर ही हों, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी वजह से एक अमीर दिख रहा है और एक गरीब दिख रहा है। एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटी, बेसिक जरूरतमंद चीजें भी नहीं खरीद सकते, इस टाइप के लोग, लाइक फूड, ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल्स एट द लोएस्ट मार्केट रेट, यानी कि कम से कम दाम भी अगर मार्केट में होगा इन सारी चीजों का, तब भी वो लोग ये सारी चीजें नहीं खरीद पाए, तो हम उनको बोलेंगे एब्सोल्यूट पुअर। लोएस्ट मार्केट प्राइस, ये याद रखना। रिलेटिव पुअर कंपैरिजन होगा, याद रखना। इस सोसाइटी हैज डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, अलग अलग लोग अलग अलग पैसा कमाते हैं, सबकी आवक सेम नहीं होती है, एंड हम सबको ये पता भी है, राइट। Among them, some group have low income and some comparison to other, यानी कि किसी की ज्यादा आवक होती है, किसी की कम आवक होती है, सबकी सेम नहीं होती। Such a group is considered to be relative poor. दिस कंसेप्ट इज मोर प्रिवेलेंट इन डेवलप कंट्री। इस टाइप का जो हमें कंसेप्ट दिखा है रिलेटिव पॉवर्टी, वो कहाँ पाया जाता है, तो डेवलप कंट्रीज के अंदर जो कि ऑलरेडी डेवलप हो गए हैं। हमारा इंडिया किस में आता है, वो आता है डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि वो डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुआ है, वो अभी भी क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर डेवलप हो रहा है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के कौन से एग्जाम्पल होंगे, तो सबसे पहला हो सकता है यूएसए, यानी कि अमेरिका, वो डेवलप कंट्री है, वो डेवलप हो चुका है। फिर कौन सा आएगा, फिर आ सकता है यूनाइटेड किंगडम, या फिर हम बोल सकते हैं यूरोप, ये भी क्या है, डेवलप कंट्री है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, यूनाइटेड किंगडम बोलो, यूएसए बोलो, फिर यूरोप, ये सारे डेवलप कंट्रीज है, और हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो ज्यादातर ऐसे देशों में आता है जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं पूरे के पूरे।
इधर एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, ए बी और सी ऐसे 3 पर्सन है, ए की इनकम है 10,000, बी की है 20,000 और सी की है 30,000। अलग अलग इनकम है, राइट, जो हमने ऊपर भी पढ़ा अभी। एज द इनकम ऑफ ए इज लेस इन रिलेशन टू बी, पर्सन ए इज कंसिडर टू बी पुअर। अब देखो, ए की इनकम 10,000 है और बी की 20,000, तो ए जो है वो बी से कंपैरेटिवली क्या हुआ, रिलेटिवली क्या हुआ, पुअर हुआ। कितने रुपए से, सो 10,000 रुपए से। ए इज कंसिडर टू बी पुअर। इन द सेम वे इनकम ऑफ ए एंड बी इज लेस इन रिलेशन टू सी। अब देखो, ए की 10,000, बी की 20,000, ये दोनों की इनकम कम है एज कंपेयर टू सी। क्यों? क्योंकि सी जो है वो 30,000 कमा रहा है, तो कंपैरिजन करा तो क्या हुआ, दोनों की पगार कम निकली एज कंपेयर टू सी, तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन करा। आई होप आप सबको क्लियरली समझ आ रहा होगा। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने एक छोटू सा डायग्राम भी ड्रॉ करा है जो कि मैं अभी जूम इन करके आपको समझाऊंगी। तो देखो, यहाँ पे डेटा की बात करी गई है, पूरे में डेटा ही लिखा है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है। सो लेट्स रीड। इन 2011 टू 12, 2011-12 की बात है, जब पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी गई थी बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। क्या उन्होंने डिक्लेयर करा, तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरिया। रूरल और अर्बन ऐसे दो एरिया होते हैं, रूरल मतलब गांव वाला एरिया और अर्बन मतलब शहरी इलाके। एज ₹816, विच मीन्स 4080 पर फैमिली एक्सपेंडिचर। अब ये लाए कैसे, सबसे पहले तो यहाँ देखो, 816 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमें यह आंसर मिलेगा 4080। क्यों करेंगे 5 मल्टीप्लाई, तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम, फैमिली किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था, जिसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं। सो हम इधर 816 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। रूरल के अंदर अगर कोई पर्सन है जो 816 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर सकता है, और उनकी पूरी 5 मेंबर की फैमिली 480 रुपया खर्च कर सकती है, तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं डिक्लेयर करेंगे। अगर उससे 1 रुपए भी नीचे है तो हम उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, पुअर पर्सन। और ये किसके अंदर है, मंथ के अंदर होगा। एंड फॉर द अर्बन एरिया, अब शहरी इलाकों में कैसा इन लोगों ने डिफाइन करा है, तो अर्बन एरिया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वाज फिक्स एट द रेट ऑफ ₹1000 पर पर्सन। अगर आप ये सोच रहे हो कि रूरल में 816 और इधर 1000, यहाँ पे ज्यादा क्यों है, क्योंकि रूरल एरिया में चीजें क्या है, एज कंपेयर टू अर्बन एरिया सस्ती मिलती हैं, क्लोथ्स, फूड आइटम्स, ग्रोसरी, सारी चीजें सस्ती होती हैं, इस कारण की वजह से यहाँ पे खर्चा भी ज्यादा होगा पर पर्सन का। तो 816 रुपए पर पर्सन एक्सपेंडिचर कहाँ था, कहाँ था, गांव में, और 1000 रुपए कहाँ पे है पर पर्सन, वो है अर्बन एरिया में। और फैमिली एक्सपेंडिचर यानी 5 मेंबर्स की एक फैमिली जो कहलाती है, उनका कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो 5000। और ये कैसे लेके आए, तो अगेन 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करा तो क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा 5000। ठीक है, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5000। 5 क्यों लिया मैंने, अगेन मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ 5 मेंबर की फैमिली होती है। यही चीज मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिखी थी। आप चाहो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे लिख सकते हो। आर मतलब क्या होता है, रूरल एरिया, और यू मतलब अर्बन या शहरी इलाके। ठीक है, पर पर्सन आवक, सॉरी पर पर्सन एक्सपेंडिचर कितना, 816, और यही चीज फैमिली में कितनी हो जाएगी, 4080, मतलब मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 5। और यही चीज अर्बन एरिया में कितनी है, 1000 है, और अगर हमें फैमिली का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो 5000 आएगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्या लिखा है, तो नेक्स्ट और भी डेटा की बात करी गई है। दिस मीन्स at least this much per capita income should be there to reach out expenditure, यानी कि इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो वो लोग कमाने ही चाहिए अगर उनको खर्चे करने हैं तो। ये क्या है, पर कैपिटा इनकम दर्शाई गई है कि इतना तो उन लोगों को कमाना ही चाहिए अगर उनको खर्चे कुछ करने हैं तो।
On the basis of new criteria, number of poor has reduced to 27 crores in 2011 to 12. यही नंबर 2011-12 में क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, यानी पुअर पीपल जो थे वो 27 करोड़ से रिड्यूस हो गए थे. एंड रेट ऑफ पॉवर्टी हैज ऑल्सो रिड्यूस 21.9% क्या डिक्लाइन हमें दिखा था परसेंटेज इन द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन. In 2009 to 10, ratio of poverty in relation to population of India was 29.8%. ये पूरा डेटा की बात करी गई है. आप अगर इतना भी पढ़ोगे तो दैट इज सफिशिएंट. यहाँ पे ये चीज रेलेवेंट नहीं लग रही मुझे. नेक्स्ट क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू सी दैट इक्वालिटी प्रिवेल्स एट द इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड बैंक हैज डिसाइडेड पर कैपिटा इनकम. अब वर्ल्ड बैंक पिक्चर में आता है, वो डिसाइड करता है इंटरनेशनल लेवल का कि कितना होना चाहिए इक्वालिटी ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी वो डिसाइड करता है कौन, तो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है. डॉलर के अंदर बाहर के देशों की बात करी गई है इंटरनेशनल लेवल. इंडिया के अंदर किसने डिसाइड करा था, तो प्लानिंग कमीशन ने. इंटरनेशनली कौन डिसाइड करता है, तो वर्ल्ड बैंक. इनका क्या है 1.90 यूएस डॉलर इन 2012 पर द रेट ऑफ 2008 विच इज कंसिडर एज द स्केल ऑफ पॉवर्टी लाइन. वहां पे कितना रखा गया पॉवर्टी लाइन, जैसे यहाँ पे रखा था 816 और ये भी रखा था, कहाँ गया जो हमने यहाँ 1000 रुपए डिक्लेयर करे थे, वैसे वहां पे कितने 1.90 डॉलर विच इज कंसिडर एज द स्केल फॉर पॉवर्टी लाइन. अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंडियाज पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़ in 2010, out of which 32.7 people were living in below poverty line. ऐसी एक रिपोर्ट आई थी बाय वर्ल्ड बैंक इंडिया. क्या रिपोर्ट आई थी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ 2010 की, उसमें से 32% लोग बीपीएल लाइन पे जी रहे थे, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे थे, एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी. अब यूएनडीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये क्यों स्टार्ट करे जाते हैं, यूएनडीपी क्यों स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज अट्रैक्ट एंड यूज एड इफेक्टिवली, यानी चीज़ों का अच्छी तरह उपयोग हो, अच्छी तरह नेशंस में सारी चीज़ें अवेलेबल हो, इसलिए इसका स्टार्टअप करा गया था. फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. As per the report of UNDP 2015, ratio of poverty in India in 2011 to 12 was 21.92%. It means that out of total poor, that is 26.93 crores, 21.65 crore people in the rural area, 25.7%, and only 5.28 crore people in urban area are under poverty line. यहाँ पे यही मेनली दिखाया गया है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें से कितने लोग रूरल एरिया में पुअर थे, उसमें से कितने लोग अर्बन एरिया में पुअर थे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सारा तो इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है. क्या आती है कि छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, सबसे गरीब देश कहा जाता है. आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब कि आपकी टेक्स्ट बुक लिखी गई थी, जब का ये डेटा है तब की ये बात कर रहा है. कि कितनी है पॉवर्टी, तो 36.93%. और गोवा को ऑन दी अदर साइड सबसे लोएस्ट पॉवर्टी रेट बताया गया है, यानी गोवा के लोग सबसे ज्यादा कम पुअर हैं एज कंपेयर टू छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबी है और गोवा में सबसे कम है. और हम गुजरात में रहते हैं, इसकी वजह से हमें गुजरात का भी पढ़ना होगा. तो गुजरात की कितनी है 16.63, यानी कि दोनों के ऑलमोस्ट बीच की हमें यहाँ पे बताई गई है गुजरात की पॉवर्टी. ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तीनों पूछ सकते हैं, छत्तीसगढ़ की कितनी थी, या फिर ये पूछ सकते हैं पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया के अंदर, और लोएस्ट भी पूछ सकते हैं, और गुजरात का इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं. तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी. ध्यान क्या लिखा है, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा एक्सेट्रा हैव मोर देन 30 प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. इन सारे देशों की पॉवर्टी क्या है, 30% ज्यादा है पॉवर्टी इन इंडिया. नेक्स्ट क्या लिखा है, इंडिया इज बी स्टोर्ड विथ नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड वी आर रिच विथ आर नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास ट्रीज हैं, रिवर्स हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में. बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी
but because of lack of ability to make worthy profit from them, lack of education, training and skill, defective planning since years, these natural resources have not been utilized to their best possible extent for welfare of people. ये हम सबको मालूम है कि हमारा इंडिया जो है वो है रिच। रिच क्यों है, रिच किस केस में है, तो हमारे सब लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं। हम सब लोग मतलब इंडिया में बहुत से अच्छे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे पहाड़ है, ट्रीज हैं, बहुत सी हमारे पास जो लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा है। पर प्रॉब्लम किधर आती है, हम लोगों के डिफेक्टिव प्लानिंग के अंदर। बहुत सालों से देश आज़ाद हो चुका है लेकिन फिर भी इतना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। हम अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, बाकी कंट्रीज़ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम भी बढ़ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारा ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, स्किल इंडिया बेस ला रही है। स्किल पे फोकस करना चाहिए रेदर देन डिग्री। हमें रट्टाबाज नहीं बनना है, हमें स्किल सीखनी है क्योंकि यही हमें आगे मदद करेंगे। यही यहाँ पे बेसिकली बताया कि हमारा इंडिया जो है वो रिच है इन नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी हम उसका अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम प्लानिंग नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। इसलिए लोगों की जो स्थिति है वो सेम है जब देश आज़ाद हुआ था, तब भी बहुत कम लोग जो थे वो एम्प्लॉयमेंट थे, इतनी भुखमरी थी, इतना स्टारवेशन था तब। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं, अभी भी सुधरा नहीं अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से। तो गवर्नमेंट को क्या है, अच्छी तरह काम करना चाहिए, वेलफेयर सुधारना चाहिए लोगों का। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पोवर्टी हैज़ नॉट रिड्यूस, सो इट इज सेड द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। यही यहाँ पे बोला गया है कि जो पुअर लोग हैं वो वेल्दी इंडिया में रह रहे हैं। वेल्दी इंडिया मतलब जो कि रिच है इन आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा देश जो है उसके अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमारा कल्चर रिच है, हमारा ट्रेडिशन रिच है, हमारे पास अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जिनका हम अगर अच्छी तरह यूज़ करें तो हम बहुत सी चीज़ें डेवलप एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि गरीब लोग क्या है, वेल्दी इंडिया में रह रहे हैं, जिसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था एक ज़माने के अंदर। तो यही बात है। और आगे क्या लिखा है, रूरल पुअर और अर्बन पुअर क्या होता है। क्या आपने कभी टर्म सुनी है रूरल पुअर? रूरल पुअर तो हो भी सकता है, लेकिन अर्बन पुअर क्या होता है? तो चलिए गाइस हम इसको भी देख लेते हैं। रूरल पुअर मतलब कौन कौन से लोग इसमें आते हैं, जैसे लैंडलेस लेबर्स, मतलब ऐसे लेबर जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जो फार्मर है, जिनके पास अच्छी खेती के लिए लैंड नहीं है, जो दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं। आर्टिशन, कलाकार, जो कि छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गृह उद्योग जो चलाते हैं लोग। मार्जिनल फार्मर्स, भिखारी, बेगर्स, फोर्स लेबरर्स, जिनको फोर्स करके काम करवाया जाता है। इनहेबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट और माउंटेन रिलीजियन, ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग हैं, पुराने पिछड़ी जाति के जो लोग हैं। टेम्पररी क्राफ्ट्समैन एक्सेट्रा आर कॉल्ड रूरल पुअर, जो छोटी जगह में काम करते हैं, कम पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ एज इट इज जीते रहते हैं। ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। अर्बन पुअर कौन से होते हैं? ऐसे लोग जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं लेकिन फिर भी उनको इतना अच्छा काम नहीं मिलता, इतने अच्छे पैसे वो नहीं अर्न कर पाते। अगर वो मुंबई में भी, मुंबई ऐसे शहर में, दिल्ली ऐसे शहर में रह रहे हैं, फिर भी वो पुअर हैं। वो कैसे अर्बन पुअर हैं, रह तो रहे हैं बड़े सिटीज में लेकिन फिर भी वो पुअर कहलाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। कौन कौन से लोग हैं? टेम्पररी लेबर, यानी कि ऐसे मजदूर जिनको दिन का काम मिलता है, दिन के पैसे मिलते हैं। लेबर्स ऑन डेली वेजेस, जैसे कड़िए काम करने के लिए जो मकान जो बनाते हैं, जो हमारा घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, मजदूर हो गए। नल सही करने वाला, पाइप सही करने वाला, ये सब क्या है, डेली वेजेस, उनको डेली की पगार मिलती है, इस हिसाब से उनका घर चलता है। फिर डोमेस्टिक वर्कर्स, और आते हैं रिक्शा वाला, जो रिक्शे चलाते हैं। फिर टी स्टॉल, आजकल तो हमने देखा भी है MBA चाय वाला और भी बहुत से चाय वाला बहुत पैसे छाप रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई के मुद्दे से बात करें तो टी स्टॉल वाले भी अर्बन पुअर कहलाते हैं। फिर होटल्स, ढाबा वाले जो चलाते हैं वो भी क्या है, अर्बन पुअर हैं। वर्कर्स वर्किंग इन गैराज, बेगर्स और हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज, ऐसे लोग जो कि भीख मांग रहे हैं, या फिर ऐसे भी लोग जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटी को नहीं
फुलफिल कर पा रहे, वो अर्बन पुअर कहलाते हैं। तो हमने यहाँ 2 कंसेप्ट पढ़े और आगे भी बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं अनदर टॉपिक पे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज की इस वीडियो का। सो जल्दी से हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे। अभी आप वीडियो छोड़ के ना जाएं, पूरा पढ़ लें, क्योंकि अब थोड़ा सा ही रह गया है गाइस, प्लीज। अब हम इतना फिनिश करके जाएंगे एंड देन हम कल मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो क्या लिखा है हमारे लास्ट टॉपिक में? रीजंस ऑफ पोवर्टी। कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पोवर्टी अराइज होती है, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं? द ओरिजिन ऑफ पोवर्टी इज मोर डीप रूटेड इन विलेजेस। इसकी जो जड़ है वो बहुत ज्यादा अंदर तक गई हुई है विलेज और रूरल एरिया में कंपेयर टू अर्बन एरिया। यानी विलेज के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पोवर्टी है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेवलपमेंट। हमने देखा है कि क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स जो है उनकी अच्छी तरह पाक जो है उनका अच्छा जो है क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। और क्या होता है, उनका जो इरिगेशन फैसिलिटीज है, जो क्रॉप प्रोडक्शन करने की उनकी टेक्निक है, उनकी वजह से क्या है, अच्छे फसल नहीं उगती उनकी। तो क्या हो जाता है, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर जो है पैदाश वो घट जाती है, तो उनकी इनकम भी घट जाती है फार्मर्स की। तो ये एक कारण है। सेकेंड रीजन क्या लिखा है? लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। बहुत समय ऐसा भी होता है कि फ्लड आया और पूरा का पूरा जो सॉइल था वो पूरा बिगाड़ के चला गया, सॉइल इरोजन हो गया, उसकी जो फर्टिलिटी थी, फलद्रुपता जो थी हमारे सॉइल की, वो पूरी की पूरी बिगड़ गई ड्यू टू फ्लड। तो क्या है, फार्मर के पास अगर और कोई एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है, अगर उसके पास फार्मिंग के अलावा कोई और स्किल नहीं आते उसको पैसा कमाने की, उसके पास और कोई जरिए नहीं है, तो क्या वो रह जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगा जब तक उसका फार्म अच्छा नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी देश जो है वो बर्बाद होता है, पुअर होने लगता है, पुअर्टी आ जाती है। लैक ऑफ नॉलेज। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, रूरल एरिया के अंदर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। भले वो कम पढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर उसको स्किल आते हैं तो वो कहीं से भी पैसा छाप सकता है। तो स्किल बेस्ड चीजें सिखानी चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर। इंक्रीज इन डेट। डेट मतलब क्या होता है? लोन होता है। डेट मीन्स लोन, या कह लो लायबिलिटी। लायबिलिटी तो आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि ये कॉमर्स का कंसेप्ट हो जाएगा। तो डेट मीन्स क्या हो गया? लोन हो गया। तो लोन क्या है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंडिचर जो है, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, आवक हमारी वहीं की वहीं है। क्या हो रहा है? खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और इनकम वहीं की वहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्सी, ट्रेडिशन एंड कस्टम। ऐसा भी बहुत बार हमने देखा है कि लोग शादी के लिए भी क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। क्या करते हैं? लोन लेते हैं बैंक से ड्यू टू शादी। तो ये सब क्या है? ये हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि शादी से ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला, उल्टा हम लोन लेके इतना ज्यादा खर्चा ना करें, ये मैं सजेस्ट करूंगी। और ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ड्यू टू इलिटरेसी। इलिटरेसी के कारण भी क्या होता है, हमारे देश में पोवर्टी हमें दिखाई देती है। इलिटरेसी मतलब क्या? लोग अच्छी तरह पढ़े लिखे नहीं है, वो लिटरेट नहीं है, वो कम पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे। एक और पॉइंट यहाँ पे एड ऑन हो रहा है, क्या? तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने उन टाइप के लोगों के लिए स्कीम्स बनाई होती हैं जो कि कम इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो कि पुअर हैं, लेकिन वो पुअर लोगों को ही नहीं मालूम कि मेरे लिए गवर्नमेंट ने क्या है, अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई हैं। और हम में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको स्कीम्स के बारे में नहीं पता होगा। ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। लोग क्या करते हैं? उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, इनजस्टिस करते हैं उन लोगों के साथ। अलॉन्ग विद दैट दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उन लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लेके आई हैं। Due to ignoring necessities and economic welfare for the poorest section of the society during the formation of economic policies. जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है तब पुअर लोगों को क्या करा जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो इनको इग्नोर कर देती है। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी, जब भी इकोनॉमी की पॉलिसीज बनाई जाए तो पुअर सेक्शन वाले लोगों को भी इंक्लूड करें। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वाज एनकरेज। कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनको बेच के हमें
तुरंत पैसा मिल जाए। नाम से पता चल रहा है कैश क्रॉप्स। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मूंगफली हो गई, ये क्या है, कैश क्रॉप है। इसका अगर हम पैदाश करें तो हमें जल्दी से क्या है, पैसे मिल जाते हैं बेचने के बाद। और एक और है जैसे टबैको है, क्या, तंबाकू जो है, इसकी भी खेती अगर हम करें तो बहुत ज्यादा हमें पैसा मिल जाता है। लेकिन इससे क्या खराब चीज है, इसका क्या एक डिसएडवांटेज है, तो जो फार्मर्स कैश क्रॉप्स, पैसों के लालच में आके ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं, कैश क्रॉप उगाते हैं, तो क्या होता है, एडिबल क्रॉप जो है, यानी कि गेहूं, जो हमें ज्यादातर जो डेली लाइफ में हम खाते हैं, एडिबल क्रॉप्स, उनका पैदाश कम हो जाता है, क्योंकि फार्मर के पास लैंड तो वही का वही है। वो अगर कैश क्रॉप्स उगाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो दूसरे क्रॉप्स का क्या है, कम वो प्रोडक्शन करेगा। कैश क्रॉप अगर उसने ज्यादा उगा दी पैसे कमाने की वजह से, तो हमारे डेली यूज के जैसे वीट है, वो उसको कम उगाना पड़ेगा। दिस ट्रिगर द स्कैरसिटी, इसलिए क्या होता है, अछत सह जाती है। यानी कि क्या होता है, एक के प्रोडक्शन के इंक्रीज की वजह से दूसरा प्रोडक्शन कम हो जाता है, फूड ग्रेन्स का, पल्सेस का, तो क्या होता है, भाव बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि फार्मर ने प्राइस इंक्रीज कर दिए वीट के, राइस के, या फिर कोई दालों के। तो जो इंसान वही की वही जिसकी इनकम है, लेकिन प्राइस चीजों के बढ़ गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो क्वांटिटी है खाने की उसको कम कर देना पड़ेगा। होता क्या है, हमारी परचेजिंग पावर घट जाती है। क्या घट जाती है, परचेजिंग पावर हमारी घट जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल इकोनॉमी कलेप्स। रूरल इकोनॉमी क्या होती है, कलेप्स हो जाती है, एकदम ढह जाती है भ्रष्टाचार और इन सारी चीजों की वजह से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री को नहीं लागू करते, वो लोग इन सारे लोगों को नहीं इंक्लूड करते, इसलिए रूरल इकोनॉमी कलेप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है, नाश हो जाती है। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगते हैं, क्योंकि उनको इनकम का कोई सोर्स नहीं दिखता है, वो छोटे जगह से बड़े शहरों में चले जाते हैं। इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस। पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड डिजीज। जो पुअर पीपल है, वो अच्छी तरह खाना नहीं खा पाते, वो हेल्थ केयर पे खर्चा नहीं कर पाते, वो फूड पे खर्चा नहीं कर पाते, तो उनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी उनको न्यूट्रिशियस फूड की कमी हो जाती है और बहुत सारे उनको डिसीज फेस करने पड़ते हैं। ऑल दो इनकम वॉज स्टेटिक, बस एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन इंक्रीज, यानी कि उनकी आवक जो थी वो तो वही की वही रही, लेकिन उनके एक्सपेंडिचर, खर्चे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि माल न्यूट्रिशियस हुए, तो उनका मेडिसिन का खर्चा, डॉक्टर की फीस और ये सारा हॉस्पिटल ले जाने आने जाने का खर्चा, ये सारा बढ़ जाता है। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस चेंज होता है, कॉटेज इंडस्ट्री चेंज होती रहती है। तो क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कॉटेज इंडस्ट्री बंद कर देनी पड़ जाए। क्यों, क्योंकि ट्रेंड नहीं है, कोई क्या है, पुराने हैंडलूम के चीजें नहीं यूज कर रहा है, तो क्या है, वो हैंडलूम का बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि बना बना के क्या करेंगे वो लोग, अगर डिमांड ही नहीं होगी मार्केट के अंदर। तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। इस कारण की वजह से लोग क्या करते हैं, नहीं काम कर पाते। क्यों, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती है, लोग बाजार से उनका सामान नहीं खरीदते। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। देयर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट डिक्रीज, एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज, सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज इन कंपेयर टू डिमांड ऑफ लेबर, सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। On the other hand side, the production of things of basic requirement decreased. There was price rise, there was a downfall in purchase power was experienced. Purchasing power मतलब जो चीज हम पहले 10 रुपए में खरीद रहे थे, अब वही चीज हम 15 रुपए में खरीद रहे हैं। तो परचेज पावर हमारी क्या हुई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि चीज तो हम सेम खरीद रहे हैं, क्वांटिटी सेम है, चीज भी सेम है, लेकिन वही चीज को खरीदने के लिए हमें ज्यादा भाव पे करना है, उसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं। वॉज एक्सपीरियंस, लिविंग स्टैंडर्ड डिटोरिएटेड मतलब खराब हो गया। जो जैसे हम पहले रहते थे, जिस सुविधा में, जिस कंफर्ट लाइफ में हम पहले रहते थे, वो क्या है, डिटोरिएट हो गई, कम हो गई। थस पॉवर्टी इंक्रीज। ये आप एक बार खुद से पढ़ लेना, वही पूरी जो हमने ऊपर चीज पढ़ी है वही सेम टू सेम रिपीट करिए यहाँ पे। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल दीज पॉइंट्स। मैंने बहुत अच्छी तरह ट्राई करा कि मैं आप सब लोगों को समझा पाऊँ, और हमने पूरा इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ा है। सो या, दैट वॉज इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye bye, and also subscribe to my channel given below.